आपको डिप्रेशन या एंग्जाइटी की डायग्नोसिस हो गई, आपने दवा ली एसएसआरआई जो कि काफ़ी लोगों को सूट करती है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। आपने ली, 1 महीना ली, 2 महीने ली, आप कहते हो बहुत थोड़ा फर्क पड़ा है डॉक्टर साहब, मैं तो बिल्कुल ही बेहतर नहीं हुआ। हम एक क्लिनिकल टर्म यूज़ करते हैं रिस्पॉन्स, जो कि सिम्टम्स अलामात में 50% बेहतरी को कहते हैं। आपने इस दवाई को एसएसआरआई को रिस्पॉन्ड ही नहीं किया और आप बार बार डॉक्टर को कहते हो डॉक्टर साहब वो रिलीफ नहीं मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर डॉक्टर आपसे चंद सवाल पूछता है और वो आपको एक दवाई लिखता है वेनलाफेक्सिन, और आप कहते हो डॉक्टर साहब इस दवाई के बारे में तो मैंने सुना है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या ये लास्ट ऑप्शन है, बल्कि मेरे केस में क्या ये सेफ़ है, रिस्की है? ज़रा मेरी बात गौर से सुनो। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वो वेनलाफेक्सिन जो कि एफेक्सार के नाम से आती है उसको एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग दवा बना देते हैं, लेकिन असल बात ये नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग दवा नहीं बल्कि एक टारगेटेड दवाई है, और आपका ब्रेन सिर्फ सेरोटोनिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता बल्कि इसके अलावा भी वो कुछ और काम करता है। क्या ये हर पेशेंट के लिए बेटर है? क्या वेनलाफेक्सिन एसएसआरआई से बहुत अच्छा है? आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि वेनलाफेक्सिन की दवाई असल में दिमाग पे काम कैसे करती है, किन न्यूरोट्रांसमीटर पे इसका असर होता है, किन कंडीशन में ये लेनी चाहिए और किस में नहीं, और सबसे बढ़ के ये कि इसकी डोज क्या होनी चाहिए। ये सब जानने के लिए आखिर तक जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज हम अपनी एंटी डिप्रेशन सीरीज़ के एक और वीडियो बनाएंगे और आज हम बात करेंगे वेनलाफेक्सिन एफेक्सॉर के नाम से, वेंडेप के नाम से और काफ़ी नामों से अवेलेबल है, और इसकी हम बेसिक साइंस समझेंगे क्योंकि ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट है। आगे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आपको फ़ायदा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और उसके बाद अगर आपको वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। दोस्तों अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन की बीमारी में देखा ये गया है कि आपके केमिकल्स में इम्बैलेंस आती है। अब न्यूरोकेमिकल जो दिमाग के अंदर होते हैं उसमें सेरोटोनिन भी आता है, डोपामिन भी आता है, नॉरएपिनेफ्रिन भी आता है, इनमें कमी आती है और एंटी डिप्रेशन का काम यही होता है कि इन इम्बैलेंस को, इसकी कमी को ठीक किया जाए। अब उसमें तरह तरह की एंटी डिप्रेसेंट आती हैं। आपने एसएसआरआईज का तो नाम सुना है, ये सिर्फ सेरोटोनिन को ठीक करती हैं। आपने ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन का नाम सुना होगा, ये थोड़ा सा सेरोटोनिन, डोपामिन और उसके अलावा नॉरएपिनेफ्रिन पे काम करती हैं। लेकिन फिर आती हैं एसएनआरआईज, इसमें आती हैं डुलोक्सोटिन और वेनलाफेक्सिन, जिस पे आज हम बात करेंगे। याद रखिए वेनलाफेक्सिन एक एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन ये कोई नॉर्मल एसएसआरआई जैसे इफेक्ट इसके नहीं होते। इसकी क्लास को कहते हैं एसएनआरआई, यानी कि सेरोटोनिन प्लस नॉरएड्रेनालिन रीअपटेक इनहिबिटर। अब नाम से ही जाहिर है ये सेरोटोनिन को तो बढ़ाती है लेकिन नॉरएड्रेनालिन को भी बढ़ाती है। सिंपल समझो कि ये डबल एक्शन दवाई है। और ये किन कंडीशंस में यूज़ होती है? एक तो बात आ गई उन लोगों में जिनमें डिप्रेशन की बीमारी हो और वो एसएसआरआई से ना ठीक हो रही हो, और लोग जिनको एंग्जाइटी, घबराहट की बीमारी हो, बार बार उनका दिल की धड़कन तेज़ हो और वो प्रेशर लेते हो, उनको टेंशन आती हो, और वो लोग जिनको पैनिक अटैक्स हो, यानी कि उनको लगे कि वो हार्ट अटैक का शिकार हैं, वो मरने वाले हैं और वो सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर निकल रही है, और वो लोग जो कि सोशल एंग्जाइटी के शिकार हो, यानी कि जब वो बाहर जाते हैं, कोई तकरीर करें, कोई मीटिंग में बात करें हैं या कोई स्टेज पर जाए तो उनको सोशल एंग्जाइटी हो, उसमें अक्सर ये रेजिस्टेंट केसेस में दी जाती है। वैसे मैंने पैनिक अटैक और हार्ट अटैक के दरमियान ये एक डिटेल वीडियो बनाई है, इसे देखना आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चलो आते हैं वीडियो की तरफ। तो वेनलाफेक्सिन तब यूज़ की जाती है जब अक्सर एसएसआरआई या तो थोड़ा सा काम करे या तो मुकम्मल ही काम ना करे। याद रखिए मैंने शुरू में आपको एक रिस्पॉन्स का कॉन्सेप्ट समझाया था, और ये किसी भी दवाई पे आता है, यानी कि आप कोई भी दवाई लो, उससे अगर आपकी 50% अलामात ठीक ना हो और आपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाई ली हो तो इसका मतलब कि वो दवाई आप पे काम नहीं करे क्योंकि आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही। वेनलाफेक्सिन भी रेजिस्टेंट केसेस में दी जाती है, और देखते हैं कि ब्रेन में एक्स्ट्रा करती क्या है। अगर हम देखें तो वेनलाफेक्सिन दिमाग में अगर हम लो डोज में दी जाए, और हम आगे जाके देखेंगे कि इसकी लो डोज कितनी होती है, तो ये मोस्टली लो डोज में सेरोटोनिन को इंक्रीज करती है, यानी कि इसका एसएसआरआई जैसा इफेक्ट है। लेकिन अगर इसकी डोज ज़्यादा की जाए और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसको डोज बढ़ाएं तो ये सेरोटोनिन के साथ नॉरएड्रेनालिन भी इंक्रीज होता है। अब नॉरएड्रेनालिन आप कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या होता है? ये तो आप बार बार कहते हैं कि स्ट्रेस में ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट ज़्यादा होती है, आपके खून की रगें तंग होती है। नहीं,
ये आपके दिमाग में कंट्रोल तरीके से नॉन एड्रेनलिन के इम्बैलेंस को बैलेंस करता है। इस नॉन एड्रेनलिन की वजह से एक इंसान की एनर्जी ठीक होती है। यानी अगर आपको डिप्रेशन की बीमारी है और आप बार बार थकन महसूस करें तो आपकी एनर्जी और वीकनेस बेहतर हो सकती है। वो लोग जिनको डिप्रेशन की बीमारी की वजह से याददाश्त, फोकस, मेमोरी का प्रॉब्लम है तो वेलनाफेक्सिन फोकस को इम्प्रूव करती है। सबसे बढ़ के कि वो लोग जिनकी में मोटिवेशन की कमी होती है, जो कहते हैं कि बस यार मैं और काम नहीं करना चाहता, तो वेलनाफेक्सिन आपकी मोटिवेशन को भी बढ़ाती है। इसलिए देखा ही गया कि अगर आपकी एनर्जी भी लो है, मूड भी लो है, डिप्रेशन भी है, तो वेलनाफेक्सिन बेहतर है। सिंपल से समझो, एसएसआरआई मूड को स्टेबल करता है, लेकिन वेलनाफेक्सिन मूड प्लस आपकी बॉडी एनर्जी को भी बेहतर करता है, दोनों को अपलिफ्ट करता है। इसलिए कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि इससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट फील होता है क्योंकि हमें एनर्जी बेहतर मिलती है। अब ज़रा डोज को समझो कि वेलनाफेक्सिन की दवाई आती है 37.5 और 75 मिलीग्राम में, तो ये ग्रेजुअली डॉक्टर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता है। एकदम अगर डॉक्टर 75 या 150 मिलीग्राम दे तो ये पेशेंट उसको टॉलरेट ना कर पाए। हायर डोज पे ये डुअल इफेक्ट देता है, यानी कि अगर ये 150 मिलीग्राम या उससे ज़्यादा हो तो ये सेरोटोनिन के साथ साथ नॉर एड्रेनलिन पे भी इफेक्ट करता है। और याद रखिए कि इसकी बॉडी में अवेलेबिलिटी कम होती है, तो ये हम 2 टाइम देते हैं, सुबह और रात को। और हमने ये भी देखा है कि कुछ लोगों को इसकी बहुत हाई डोजेस चाहिए होती है, यानी कि 150 मिलीग्राम सुबह और 150 मिलीग्राम रात, यानी कि टोटल 300, और कुछ लोगों में 450 मिलीग्राम भी दी जाती है, लेकिन वो बहुत चंद केसेस में होता है। याद रखिए जब भी आप वेलनाफेक्सिन स्टार्ट करें तो ये मत कि आज दवाई खाई कल मैं ठीक हो जाऊँगा, लेकिन कम से कम 3 से 4 हफ्ते अपने आप को टाइम देना। उसके बाद आपके जो भी अलामात वो आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी और 1 महीने से 2 महीने के अंदर अंदर आप अपनी अलामात में कमी को देखेंगे, आप रिस्पॉन्ड करेंगे। कभी भी सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या वेलनाफेक्सिन हर केस में बेटर होती है, इसे समझते हैं। अगर हम वेलनाफेक्सिन और एसएसआरआई को कंपेयर करें तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट क्लैरिटी ये है कि वेलनाफेक्सिन अगर बेटर है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये हर किसी के लिए बेटर होगा। याद रखिए अगर हम एसएसआरआईज़ की बात करें तो ये सेफ़ है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े हैं और ये हमेशा डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पे दी जाती है। लेकिन अगर हम वेलनाफेक्सिन की बात करें तो ठीक है, इसका टारगेटेड इफेक्ट है, ये 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स पे काम करता है और ये ज़्यादातर हम रेजिस्टेंट या वो केसेस जो कि एसएसआरआई से बेहतर नहीं हो रहे तब हम वेलनाफेक्सिन देते हैं। कब वेलनाफेक्सिन एसएसआरआई पे चूज़ करना चाहिए? जब एसएसआरआई का रिस्पांस इनकम्प्लीट हो और आप कहते हैं डॉक्टर साहब मैं एसएसआरआई तो ले रहा हूँ लेकिन मुझे बहुत थकन हो रही है, बहुत फटीग हो रही है, या वो मिक्स्ड एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केसेस में भी बेहतर हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ एक कैच भी है और वो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स को समझना। दोस्तों वेलनाफेक्सिन टारगेटेड दवाई तो है लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी फिर थोड़े नोटिसेबल हो सकते हैं। आप जब शुरू में दवाई स्टार्ट करोगे तो आपको मतली नौजिया आ सकता है, आपको पसीने आ सकते हैं और कुछ लोगों में नींद की ख़राबी भी देखा गया है कि उनको आती है। और सबसे बढ़ के ये जब ये नॉन एड्रेनलिन को ज़्यादा करेगा तो आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो कि बहुत हाई डोजेस में ले रहे हैं। तो याद रखिए कि जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उनमें वेलनाफेक्सिन बिल्कुल नहीं दी जाती, बल्कि बहुत सेलेक्टेड केसेस में दी जाती है। और मैंने बार बार कहा कि इसका ब्लड में शॉर्ट हाफ लाइफ होता है, तो ये सुबह और रात यानी कि दिन में 2 दफ़ा दी जाती है और एक भी डोज मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि एकदम फिर विड्रॉल फीलिंग अफेक्ट हो सकता है, ये नहीं कि आपको डिजीनेस हो, सर चकराए, चिड़चिड़ापन और आप कहें कि डॉक्टर साहब मेरे दिमाग में करंट महसूस हो रहा है। इसलिए ये रेगुलरली दिन में 2 दफ़ा लेना ज़रूरी है। और जब भी वेलनाफेक्सिन बंद करें तो याद रखिए हमेशा साइकेट्रिस्ट की हिदायत के बगैर कभी भी बंद ना करें। काफ़ी लोग ऐसे आते हैं कि वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने बस दवाई बंद कर ली क्योंकि हम बेहतर हैं। याद रखिए जब भी आप एंटी डिप्रेशन लेंगे तो हर महीने के बाद इसका इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग पे ज़्यादा होगा, इसलिए रिकमेंडेड इसका जो ड्यूरेशन है 6 से 9 महीने तो कम से कम है। और फिर जब हम बंद करते हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये दवाई बंद करनी चाहिए। वो डॉक्टर बंद भी हो सकता है 1 से 2 महीने में इसको टेपर ऑफ करें। तो अब आपको वेलनाफेक्सिन के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में कैसे काम करता है, किस कंडीशन में ये लेनी चाहिए। तो इसका यूज़ तो वेलनाफेक्सिन एफेक्सार का यूज़ डिपेंड करता है कि अगर सिवियर डिप्रेशन हो, सिवियर एंग्जाइटी हो, पहले आपने एसएसआरआई 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लियो, आप ना ठीक हो रहे हो, और सबसे बढ़ के हम पेशेंट की हिस्ट्री उसके प्रोफाइल को देख के ये दवाई देते हैं। टिपिकल अप्रोच ये कि लो डोज से स्टार्ट करनी चाहिए, दिन में 2 दफ़ा देनी चाहिए, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी चाहिए और इसके साथ रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, ब्लड टेस्ट और आपके रिस्पांस को भी मॉनिटर किया जाता है। याद रखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग दवा नहीं, टारगेटेड दवाई है
और ये हर बंदे के लिए बेटर नहीं, सिर्फ उस बंदे के लिए बेटर हो सकती है जिसको डॉक्टर खुद समझे। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद है तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एमिट्रिप्टाइलिन जो कि एमालिन के नाम से आती है उस पर एक डिटेल वीडियो बनाई है। आपको खुद पता चलेगा कि वेनलाफैक्सिन, SSRI और ट्राइसाइक्लिक में क्या फ़र्क है। आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियोज़ के जरिए आपको साइकोलॉजिकल रेजिलियंस मिलेगी, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आएगी। कोई क्वेश्चन तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।